एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हाइप। आई एम टीशा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th की सिविक्स का चैप्टर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से सोशल डिवीजन पॉलिटिक्स में होने चाहिए। हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको पूरी पॉलिटिक्स के सामने, सब लोगों के सामने लाने की जरूरत है, जिससे जो हमारी गवर्नमेंट है उस पर वर्क अपॉन करता है। जैसे कि जेंडर, आप सबको पता है हमारी कंट्री में और भी पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये भी एक टाइप का सोशल डिवीजन है, बट इसको हमें पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जिससे जो गवर्नमेंट है वो वर्क कर सके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो इसलिए मैंने आपको समझाया हम पॉलिटिक्स में जेंडर को लेकर आएंगे। तो पहला जो हमारा आएगा, आप सबको पता है हमारी सोसाइटी में जेंडर के बेसिस पे कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। एक वर्ड है जो हमारी बुक में है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब ये है कि हम लोग जब से बड़े हुए हैं, हमने ये ही देखा है, जो वुमेन होती है, हमारी मम्मी है, बहनें हैं, हमको ये ही सिखाया जाता है कि हम घर के काम करेंगे। एंड मैन का क्या काम है कि वो बाहर जाकर पैसे कमा के लाएंगे, वो घर का काम नहीं करेंगे। बट एट द सेम टाइम आपने देखा होगा कि होटल में लड़के कुक भी होते हैं, आपकी बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। बट जब वो ये काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए तो वो ये काम कर सकते हैं, बट जो वुमेन है वो ये काम नहीं कर सकती। वुमेन को घर से बाहर जाना मना है काम करने के लिए। अगर लेडी को घर के लिए पानी लेने जाना है तो वो काम करने के लिए वो जा सकती है, बट अगर कोई वुमेन बाहर जाए जॉब करने के लिए तो उसको वो अलाउड नहीं है। इसको कहते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ऐसा भी होता है कि सेम काम जिसको वुमेन कर रही है, लड़की कर रही है, उसको कम सैलरी दी जाती है, और वो ही काम अगर कोई आदमी कर रहा है, जेंट कर रहा है, तो उसको ज्यादा सैलरी दी जाती है। ऐसा मोस्टली वर्किंग साइट्स पे होता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा होता है। वहां पे अगर कोई मजदूर लड़का होता है तो उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं, और अगर कोई लड़की कर रही है तो उसको कम पैसे मिलते हैं। यही है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, जो हर सोसाइटी में है। एंड पॉलिटिक्स में भी आप देखो तो पॉलिटिक्स के अंदर भी, अब जब वुमेन घर के कामों में ही लगी रहेंगी, ना उनको पढ़ने की आज़ादी मिलेगी, ना कुछ और करने की आज़ादी मिलेगी, तो वो कैसे पॉलिटिक्स में आएंगी, कैसे वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगी। यही रीज़न है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में, हमारी गवर्नमेंट के अंदर वुमेन बहुत कम होती है। आपने देखा होगा ज़्यादातर हमारे पीएम कौन बनते हैं, ही इज़ अ मैन, बट लेडीज़ को, वुमेन्स को पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं मिलता। तो यही है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ किस टाइप के डिस्क्रिमिनेशन हमारी कंट्री में वुमेन्स के साथ होते हैं। फर्स्ट है लिटरेसी रेट। लड़कियों को पढ़ाई करना अलाउड ही नहीं होता है कुछ सोसाइटीज में, पर कुछ सोसाइटीज डेवलप हो रही है, बट फिर भी लिटरेसी रेट बहुत कम है। देखो, वुमेन का लिटरेसी रेट है 54%, मेन का है 76%। सेकंड चीज है वही जो मैंने आपको बताया था, सैलरी। अगर लड़की काम कर रही है तो उसको कम पैसे मिलेंगे, और अगर लड़का काम कर रहा है तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। यही डिस्क्रिमिनेशन है। थर्ड है किल्ड गर्ल चाइल्ड। आपको पता होगा कि इन्फेटिसाइड्स होते हैं, आप अबॉर्शन करा देते हैं जब उन्हें पता होता है कि जो मदर है उसके पेट में लड़की है, उसको मार देते हैं। बिकॉज आज की ज्यादातर फैमिली है वो चाहती है कि लड़का हो, अगर लड़की होती है तो उसका अबॉर्शन करा देते हैं। तो इस चीज के लिए अब गवर्नमेंट बहुत वर्क कर रही है, इस सिचुएशन में भी बहुत सुधार आ गया है। फोर्थ है एक्सप्लॉइटेशन एंड हेरेसमेंट। आपको पता है डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा होता है लेडीज के साथ में, डाउरी को लेकर, एंड रेप केसेस, इतना ज्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर। ये सब किसके ऊपर हो रहा है? वुमेन्स के ऊपर। फिफ्थ है हमारा लेस रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। वुमेन को पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन मिली ही नहीं है। देखो, आप लोकसभा में 10% से ज्यादा कभी भी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, एंड स्टेट असेंबली के अंदर भी 5% से ज्यादा आज तक वुमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। अगर वुमेन को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी तो वो अपने लिए अपनी आवाज कैसे खड़ी करेंगी? तो इसलिए उनके हैरेसमेंट को लेकर, उनके डिस्क्रिमिनेशन को लेकर आज तक कोई सख्त कानून इसलिए ही नहीं बना है क्योंकि वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन मिलती नहीं है। लोकल गवर्नमेंट के अंदर 1/3 जो सीट्स है वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड होती है, लोकल गवर्नमेंट यानी कि म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत में। बट लोकसभा लेवल पे जो रिप्रेजेंटेशन का जो बिल है वो हमारी लोकसभा में पड़ा हुआ है, उस पर कोई भी जो गवर्नमेंट बनती है वो वर्क नहीं कर रही है। सो यही रीजन है हमारे डिस्क्रिमिनेशन का।
एंड जो भी लोग ये सोचते हैं कि वुमेन को और मेन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में इसको खत्म कर देना चाहिए, उसको हम कहते हैं फेमिनिस्ट। यही मीनिंग है फेमिनिस्ट का। आजकल हर बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हैशटैग फेमिनिस्ट डाल देते हैं, बट आई थिंक एक्चुअली में उन्हें फेमिनिज्म का मीनिंग नहीं पता होगा। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप लोग फोटो पोस्ट करो और उस पे हैशटैग फेमिनिज्म लिख दो। फेमिनिज्म का मतलब ये है कि आप डीपली जाके समझो कि वुमेन्स के साथ में कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। बड़े शहरों में आज के टाइम पे ये बहुत कम हो गया है, बट अगर आप गांव के लेवल पे जाओगे, गांव में जाओगे, तो वहां पे अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। एंड काफी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे अभी भी वुमेन्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर एग्जाम में फेमिनिज्म के बारे में लिखने को आएगा तो आप लिखोगे एगिटेशन डिमांडिंग इक्वलिटी फॉर वुमेन। एगिटेशन मतलब एक प्रोटेस्ट, रेडिकल प्रोटेस्ट। रेडिकल मतलब जब वुमेन बिल्कुल ही हार गई तो उन्होंने रेडिकल स्टेप्स अपनाए अपने, एंड उन्होंने एगिटेशन लॉन्च करा फॉर डिमांडिंग इक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये 3 कंट्रीज है हमारी। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, याद रखना। इन 3 कंट्रीज में जो रोल ऑफ वुमेन है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि वहां पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम है। अब मैंने बहुत सारा आपको बता दिया है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। डिस्क्रिमिनेशन होता है, बट ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेप नहीं लिया। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं वुमेन डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए। अब वो स्टेप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च करी है हमारी गवर्नमेंट ने, जिससे बहुत सारी गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन मिली है। सेकेंड है एंटी डाउरी एक्ट। एंटी डाउरी एक्ट ये बहुत पहले ही हमारी गवर्नमेंट लॉन्च कर चुकी है, एंड अब ये बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बन गया है दहेज प्रथा के ऊपर। एंटी डाउरी एक्ट हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है गर्ल्स को बचाने के लिए। उनकी शादी के बाद उनके साथ बहुत हैरेसमेंट होता है डाउरी को लेकर, एंड अब बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है हमारे, तो इसलिए लड़कियां बच रही है। थर्ड है फीमेल इन्फेटिसाइड्स एंड 6 सिलेक्टिव एबॉर्शन। तो सिलेक्टिव अबॉर्शन मैंने आपको बता दिया है। पता कर लेते हैं, लड़की है तो उसका अबॉर्शन करा लेते हैं, लड़का हुआ तो उसे रख लेते हैं। इसको प्रमोट ना करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बनाया है। इसके खिलाफ जो भी डॉक्टर्स है, जो भी पेरेंट्स है, अगर वो ये काम करते हैं तो उनको डायरेक्ट जेल हो जाती है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इस चीज को खत्म करने के लिए भी बहुत अच्छे लॉज बना दिए हैं। फोर्थ है हमारा इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1 मार्क या 2 मार्क में आ जाएगा, तो ये याद रखना। इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट मतलब इक्वल वेजेस एक्ट है ये। अब अगर लड़की कोई जॉब कर रही है और लड़का भी सेम वही जॉब कर रहा है, तो लड़की लड़का दोनों को इक्वल सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि लड़की को कम और लड़के को ज्यादा सैलरी मिलेगी। दोनों को इक्वल सैलरी मिलेगी, चाहे वो काम लड़का कर रहा हो चाहे वो काम लड़की कर रही हो। फिफ्थ है हमारा लोकल गवर्नमेंट 1/3 सीट रिजर्व्ड। लोकल गवर्नमेंट पे जो 1/3 रिप्रेजेंटेशन है वो म्यूनिसिपैलिटी लेवल और पंचायत लेवल पे वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन मिल गया है। तो इतना वर्क हमारी गवर्नमेंट ने करा है। अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा और वर्क करेगी तो हमारी कंट्री में से वुमेन डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन मतलब क्या होता है? धर्म। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म होते हैं, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, ये सब टाइप के हमारे क्या है? रिलीजन, जिसको हम हिंदी में धर्म बोलते हैं। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमें रिलीजन को भी दूर रखना चाहिए पॉलिटिक्स से। तो अब हम रिलीजन, कम्युनलिज्म, पॉलिटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि गांधी जी कहते थे कि जो धर्म है, रिलीजन है, उसको हम पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते। पर वो ऐसा क्यों कहते थे? वो ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि हम लोगों को, गांधी जी बिलीव्ड पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। वो ये कहते थे कि पॉलिटिक्स जो है उसको रिलीजन के अंदर, हर धर्म के अंदर कुछ ना कुछ एथिक्स होते हैं। एथिक्स मतलब कुछ अच्छी बातें लिखी होती है जिनसे हम बहुत ज्यादा सीख ले सकते हैं। तो गांधी जी इसलिए कहते थे कि जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, जो भी पॉलिटिक्स है, उसको धर्म से बहुत सारी बातें सीखनी चाहिए।
सेकंड है कि जब भी दंगे फसाद होते हैं धर्म के बेसिस पे, तो हमेशा जो पिसता है, जो हारता है, जिसको सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है, वो कौन होता है? रिलीजियस माइनॉरिटी। रिलीजियस माइनॉरिटी मतलब जैसे एक कंट्री है, उसके अंदर 50% एक धर्म के लोग हैं, 20% दूसरे धर्म के लोग हैं, एंड सिर्फ 5% किसी एक धर्म के लोग हैं। जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी रिलीजियस माइनॉरिटी है, जैसे कि मुस्लिम को भी हम लोग रिलीजियस माइनॉरिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदूज बहुत ज्यादा है उनके मुकाबले। ऐसे ही एसटी एंड एससी, ये सब कौन है? रिलीजियस माइनॉरिटी। तो ऐसा कहते हैं कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उनको कम्युनल राइट्स के दौरान ज्यादा सफर करना पड़ता है। एंड जो फैमिली लॉज ऑफ रिलीजन है, आपको पता है हर रिलीजन में, हर धर्म में फैमिली के लिए कोई ना कोई लॉज होते हैं। ऐसे ही हिंदू धर्म में भी बहुत सारे लॉज होते हैं, मुस्लिम धर्म में भी, हर एक धर्म में फैमिली लॉज होते हैं। बट जो फैमिली लॉज होते हैं वो ह्यूमन राइट्स को कहीं ना कहीं सफर करते हैं। जैसे कि हमारे हिंदूज में होता था सती प्रथा, वो अगर हो रहा है तो वो ह्यूमन राइट्स को सफर कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस में जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिक्स है, उसको पीस में आना पड़ेगा। और भी बहुत सारे केसेस है, तो वो सब केसेस आपको पता है। सो फर्स्ट थिंग इज कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मतलब क्या है? जब धर्म और पॉलिटिक्स इकट्ठे हो जाते हैं, एंड धर्म के बेसिस पे फाइटिंग जब होती है, फाइटिंग बिटवीन कम्युनिटीज। जब एक कम्युनिटी, एक धर्म के लोग और दूसरे धर्म के लोग आपस में दंगे करने लगते हैं, उसको हम कहते हैं कम्युनलिज्म। इसका एग्जाम्पल क्या है? पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947। आपने देखा था, आपने हर मूवी में देखा होगा कि कितना ज्यादा वायलेंस उस टाइम पर हुआ था। 10 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे उसमें, बहुत बुरे तरीके से। मुस्लिम एंड हिंदूज के बीच में बहुत बड़ा दंगा हुआ था। तो ये एग्जाम्पल किसका है? कम्युनलिज्म का। ठीक है। तो कम्युनलिज्म क्यों होता है? क्या रीजन है जो कम्युनलिज्म होता है? तो कम्युनलिज्म होने के रीजन है जब कोई एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट करता है। जैसे कि एक रिलीजन को ज्यादा बड़ा माना जाए और दूसरे रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। जैसे कि दलित्स के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको पढ़ाई करना अलाउड नहीं होता था, उनको वहां जाके पानी पीना अलाउड नहीं होता था जहां से ब्राह्मण्स पानी पीते थे। तो ये क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। अपने रिलीजन को तुम फॉलो कर रहे हो और दूसरे के रिलीजन के साथ तुम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। सेकंड क्या है? रिलीजन एज अ बेसिस ऑफ नेशन। पाकिस्तान, यानी कि कुछ नेशन ऐसे होते हैं जो रिलीजन के बेसिस पे बने होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान। पाकिस्तान का मेन रिलीजन कौन सा है? इस्लाम। इसीलिए जो वहां पे हिंदूज है वो बहुत मुश्किल से रह रहे हैं, उनको वहां पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही कुछ देश पाकिस्तान के अलावा ऐसे हैं जो धर्म को बेसिस बना लेते हैं ऑफ नेशन, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के अंदर क्रिश्चियनिटी फॉलो होती है। थर्ड है हमारा व्हेन वन रिलीजन डिमांड आर अगेंस्ट अदर रिलीजन। जैसे कि अगर एक रिलीजन की जो डिमांड है वो दूसरे रिलीजन की डिमांड से सफर कर रही है। जैसे कि हम लोग हिंदूज कहते हैं कि हम वेजिटेरियन है एंड मुस्लिम्स है नॉन वेजिटेरियन। तो इसके ऊपर आपने देखा होगा कोई ना कोई मुद्दा खड़ा हो जाता है। तो जब एक रिलीजन की डिमांड दूसरे रिलीजन की डिमांड के अगेंस्ट है तो कम्युनलिज्म शुरू होता है। ये सब चीजें खत्म हो जानी चाहिए। जिसको नॉन वेजिटेरियन बनना है वो नॉन वेजिटेरियन बने, जिसको वेजिटेरियन बनना है वो वेजिटेरियन बने। इस चीज के ऊपर मुद्दे खड़े ही नहीं होने चाहिए। एंड जब ऐसा होता है तो उसको हम कहते हैं कम्युनलिज्म। फोर्थ है सुपेरियोरिटी ऑफ वन रिलीजन। सुपेरियोरिटी मतलब हमारा रिलीजन बहुत बढ़िया है, सामने वाले का रिलीजन बहुत घटिया है, वो नीचा है, वो माइनॉरिटी है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो भी कम्युनलिज्म होता है। तो जब ऐसा कोई सोचने लगे कि जो हमारा रिलीजन है वो सुपीरियर है एंड दूसरे का माइनर है, तो कम्युनलिज्म होता है। फिफ्थ है व्हेन गवर्नमेंट यूजेस इट्स पावर टू डोमिनेट वन रिलीजन ओवर अदर। जैसे कि कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती है जो डोमिनेट करती है कि ये ही रिलीजन को फॉलो करो, तब होता है कम्युनलिज्म। कई ऐसी कंट्रीज होती है जो जबरदस्ती एक ही रिलीजन को फॉलो करवाती है अपनी पूरी की पूरी कंट्री से। तो जब गवर्नमेंट ही अपनी पावर का मिसयूज करने लगेगी, एक ही रिलीजन को थोपने लगेगी लोगों पे, तो ऑब्वियसली फाइटिंग बिटवीन द कम्युनिटी होगी। तो अब आप सोच रहे हो कि हमारी कंट्री में इतने सब रोस्ट सिनेरियो नहीं होते हैं, हमारी कंट्री में तो इतने सारे धर्म के लोग इतने प्यार से रहते हैं, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो हमारी कंट्री है वो है एक सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर मतलब आप अभी से पढ़ लो तो आगे चलकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सेक्युलर डिफाइन करने में।
सेक्युलर मतलब ये होता है कि जो इंडिया है वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। ना ही हमारा कोई नेशन वाइड धर्म है, ना ही हम हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, ना ही हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई धर्म नहीं है। हमारे यहाँ सब धर्म के लोग इक्वल है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म के लोग इक्वल है। तो ये चीज होती है सेक्युलरिज्म। जब स्टेट किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देती है तो उसको हम कहते हैं सेक्युलरिज्म, जिसको इंग्लिश में आप लिखोगे, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी धर्म को स्पेशल स्टेटस नहीं देती है तो उसको हम कहते हैं सेक्युलरिज्म। सेकंड है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए नहीं कहती। प्रोपोगेट मतलब क्या है? फॉलो करने के लिए नहीं कहती। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है कि सब लोग हिंदू बन जाओ। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है कि सब लोग मुसलमान बन जाओ। इसलिए हमारी कंट्री के अंदर सेक्युलरिज्म है। थर्ड है हमारा प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन। हमारी कंट्री के अंदर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन बिल्कुल मना है करना। यानी कि आप सामने वाले के साथ डिस्क्रिमिनेशन इस बेसिस पे नहीं कर सकते कि वो सामने वाला मुस्लिम है या फिर वो हिंदू है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन मना है हमारी कंट्री के अंदर। एंड जो हमारी स्टेट है वो रिलीजियस मैटर के अंदर भी अपना जो कानून है वो बना सकती है। जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर ऐसे बहुत सारे कानून बने हैं जो अलग अलग धर्मों के लिए है। क्यों? क्योंकि धर्म के अंदर फैमिली लॉज है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो ह्यूमन राइट्स को सफर करते हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारी स्टेट आके उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी तो वो वैसे ही चलती रहेगी। तो हमारी स्टेट को यानी हमारी गवर्नमेंट को अलाउड है कि वो किसी भी रिलीजन के मैटर्स के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें वो डिसीजन दे सके। जैसे कि एग्जाम्पल बैनिंग अनटचेबिलिटी। हमारी कंट्री के अंदर अनटचेबिलिटी बैन हो गई है। पहले जमाने में, बहुत पुराने जमाने में कहा गया था कि वो अनटचेबल्स है, उन्हें टच नहीं करना चाहिए, ये वो। अब इंडिया ने इसको बैन कर दिया है। ऐसे ही सती प्रथा को बैन कर दिया है। ये रिलीजियस मैटर था, स्टेट ने इसमें अपना फैसला सुनाया था। और ट्रिपल डाइवोर्स तो इसमें भी हमारी गवर्नमेंट वर्क कर रही है। रिलीजियसली अगर कोई कम्युनिटी सफर कर रही है तो वो उसमें भी जाकर सब कुछ ठीक कर सके। सो विद दिस वी कंप्लीट रिलीजन। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम आ गए अपने लास्ट टॉपिक पे जिसका नाम है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट मीन्स जाति, कोई भी जाति। पहले हमने पढ़ा था धर्म के बारे में, जैसे हिंदू, मुस्लिम, बट इन धर्मों के अंदर भी बहुत सारी कास्ट होती है जिनको हम कहते हैं जाति। तो जाति के ऊपर भी बहुत ज्यादा भेदभाव होता है हमारी कंट्री के अंदर, जिसको हम कहते हैं कास्ट इनइक्वालिटी। ये जो होता है बहुत पुराने जमाने से होता आ रहा है। जैसे कि हम जिस फैमिली में बॉर्न होते हैं, हम उसी फैमिली, उसी जाति की जो रिचुअल्स होते हैं उसी को परफॉर्म करते हैं, उसी जाति के इंसान से शादी करते हैं। एंड अगर कोई किसी और जाति के इंसान से शादी कर रहा है तो वो उसे गलत माना जाता है। एंड सेम कास्ट का जो फॉर्मूला है, इससे ही हमारी कास्ट इनइक्वालिटी स्टार्ट होती है। तो कास्ट इनइक्वालिटी आपको समझ में आ गया होगा क्या है। कास्ट इनइक्वालिटी कब से शुरू हुई है? जब पुराने जमाने में एक ग्रुप ऑफ पीपल बन गया था, उनकी सेम कास्ट थी, वो एक साथ बैठकर खाना खाते थे, उनकी ही आपस में मैरिजेस हो गई, इससे ही प्रथा शुरू हुई एंड आज तक चलती आ रही है। एंड इसीलिए हम लोग अपनी ही कास्ट को फेवर करते हैं, दूसरी कास्ट में हम जाना पसंद नहीं करते। तो यही है स्टार्टिंग हमारी कास्ट इनइक्वालिटी की। अब कास्ट इनइक्वालिटीज है वो कम हो रही है। कास्ट हायरार्की आपको पता है, हमारे हिंदू धर्म में कास्ट की एक हायरार्की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब ब्रेक डाउन हो रही है। ये ब्रेक डाउन क्यों हो रही है? क्योंकि अर्बनाइजेशन आ रहा है, लोग एजुकेट हो रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि इन सब बातों में कुछ नहीं पड़ा है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में एंड हमें अच्छी चीजों को अपनाना है एंड इन सब कास्टिज्म को फॉलो नहीं करना है। वीकनिंग ऑफ विलेज लैंडलॉर्ड्स। पहले जमाने में विलेज के जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनकी वजह से बहुत ज्यादा कास्टिज्म होता था एंड अब वो चीजें खत्म हो रही है, तो कास्ट इनइक्वालिटीज खत्म हो रही है। अब हम पढ़ेंगे कास्ट इन पॉलिटिक्स। जब पॉलिटिशियन कास्ट को बीच में ले आते हैं हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, तो ऐसा हमेशा होता है, जो पार्टीज होती है वो हमेशा उस कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है जिसके एरिया में वो उसी कास्ट के कैंडिडेट को नॉमिनेट करेंगे जो सबसे ज्यादा है। जैसे कि एक एरिया है, वहां पे हिंदू धर्म के लोग बहुत ज्यादा है, तो वहां से वो हिंदू धर्म के कैंडिडेट को ही नॉमिनेट करेंगे। जैसे आप मान लो वहां पे पंजाबी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे पंजाबी कैंडिडेट को ही खड़ा करेंगे, जिससे कि सारी की सारी वोट्स
पंजाबी कैंडिडेट को ही जाए। सेकंड होता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच कास्ट इन कैबिनेट, यानी कि जो हमारे कैंडिडेट बनते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो अपने मिनिस्टर्स चूज करते हैं जिनसे वो अपना काम कराएंगे। तो उन मिनिस्टर्स में हर जाति हर कास्ट के इंसान को जगह दे देते हैं, जिससे कि वो जो सपोर्ट है कास्ट का उसके अंदर है। हम कहेंगे नहीं हमारा मिनिस्टर है वहां पे हमारी कास्ट का है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। दूसरी कास्ट के कहेंगे हमारा भी है तो हम भी उसको सपोर्ट करेंगे। थर्ड है अपील द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, यानी कि भड़काऊ भाषण देते हैं कास्ट को लेकर। जो हमारे सेंटिमेंट्स होते हैं, सेंटिमेंट्स मतलब जो हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं, जो हमारी कास्ट को बीच में ले आते हैं, एंड जब हम इमोशनल होके उन्हीं को वोट देते हैं। फोर्थ है हमारा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो हमेशा लोअर कास्ट को सपोर्ट जरूर करती है। हर जगह पे लोअर कास्ट जरूर आ जाती है। क्या आपने सोचा है कि लोअर कास्ट को सपोर्ट क्यों करती है? क्योंकि जो लोअर कास्ट है वो हमारी कंट्री में बहुत मेजोरिटी में है, मतलब बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए उनको उनका वोट बैंक मानती है। वोट बैंक मतलब कि जो सबसे ज्यादा वोट हमें इस वाली कास्ट से मिले तो हम इसी कास्ट को ज्यादा भाषण देंगे, इन्हीं को अपनी तरफ खींचेंगे। तो इसको हम कहते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब ये सब देखने से आपको लग रहा होगा हमारे इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर हो ही नहीं सकते, इतना ज्यादा कास्टिज्म होता है। उतना ही हम लोगों ने ओवरकम किया है कास्टिज्म को। कैसे? हमारी कोई भी ऐसी कंस्टिट्यूएंसी नहीं है जिसमें मेजोरिटी हो एक कास्ट हो, यानी कि कंस्टिट्यूएंसी क्या होती है? एक ऐसा एरिया जहां से हमें एक कैंडिडेट को नॉमिनेट करना है। तो आप इमेजिन करो आपके यहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, तो क्या वहां पे ऐसा होता है कि वहां एक ही कास्ट के लोग हो, सिर्फ हिंदू ही हो, कोई मुस्लिम सिख ना हो? ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से हमने ओवरकम करा है नो मेजोरिटी कंस्टिट्यूएंसी। तो किसी भी कास्ट की मेजोरिटी वाली कंस्टिट्यूएंसी है ही नहीं। सेकंड है कि किसी भी पार्टी को एक कास्ट के सारे वोट नहीं मिलते हैं। और वो क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि हर कास्ट में हर जाति में कुछ समझदार लोग भी होते हैं जो उस इंसान को वोट नहीं करते जो उनकी कास्ट का हो। थर्ड है कि हर पार्टी हर कैंडिडेट सेम कास्ट, यानी कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो किसी ना किसी सेम कास्ट से अपना कैंडिडेट खड़ा कर देती है, एंड उस टाइम पे जो वोट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। यानी कि एक कंस्टिट्यूएंसी के अंदर दो पार्टी ने सेम कास्ट के लोगों को खड़ा कर दिया। जैसे कि एक कंस्टिट्यूएंसी है उसमें पंजाबी ज्यादा रहते हैं, अब एक पार्टी ने भी पंजाबी कैंडिडेट को खड़ा कर दिया और दूसरी पार्टी ने भी, तो इसीलिए जो वोट होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो हमारे इलेक्शन है उसमें फ्री एंड फेयर तरीके से काम होता है। फोर्थ है जितने भी हमारे एमपीज एमएलएज है वो हर अगला जो इलेक्शन होता है 5 साल बाद उसमें हार जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम जो जनता है अब लोग समझदार हो रहे हैं। अगर हम कास्ट करते रहेंगे और करते रहते तो अगले साल वही एमपी एमएलए आता, कोई और नहीं आता। तो इस तरीके से हमने ओवरकम करा है कास्ट इन पॉलिटिक्स को। लास्ट है हमारा पॉलिटिक्स इन कास्ट, यानी कि अब हम पॉलिटिक्स इन कास्ट पढ़ेंगे। कई बार ऐसा होता है जो कास्ट के लोग होते हैं वो अलग अलग कास्ट के लोग इकट्ठे आ जाते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि अपर कास्ट के लोग इकट्ठे आ गए और उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया है फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप। ऐसे ही आपने बैकवर्ड कास्ट ग्रुप बहुत बार सुना होगा जिसमें ओबीसी दलित्स एससी एसटी इकट्ठे आ गए हैं अपने राइट्स मांगने। तो इस तरीके से भी वर्क करती है फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप और बैकवर्ड कास्ट ग्रुप। तो इसी तरीके से पॉलिटिक्स ने हेल्प करी है ओबीसीज और दलित्स की, उनको उनका हक दिया है उनका रिप्रेजेंटेशन दिलाने के लिए। इसलिए हम ये नहीं कह सकते पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है, और पॉलिटिक्स और कास्ट को इकट्ठे बीच में नहीं लेना चाहिए। कई चीजें अच्छी भी होती है, जैसे कि अलग अलग जो कास्ट है जो सफर कर रही है उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, उनके हक के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है। थर्ड चीज ये है सॉल्यूशन। अगर हमें कास्टिज्म को दूर रखना है तो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा कंट्री के अंदर तो इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना लोग भूल गए हैं। सेकेंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एजुकेशन। नाउ यू एंड आई आर एजुकेटेड पीपल। ये बातें करते हुए भी हमें बहुत अजीब लगता है कास्ट के ऊपर हम जो बातें करते हैं, तो हम लोग एजुकेटेड है, आप पढ़े लिखे इंसान हो, तो इसलिए ये जो बातें होती है कास्ट के ऊपर वो यूजलेस ही लगती है। तो इसीलिए ये चीज बहुत जरूरी है कि हमें किसी भी कास्ट से फर्क नहीं पड़ता। तो यही एटीट्यूड सब में आना चाहिए। ये एटीट्यूड जब आएगा जब सब लोग एजुकेट होंगे।
ऐसे ही अवेयरनेस अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये जो पॉलिटिशियन है ये हमारा पागल बनाते हैं कास्ट को लेकर। जब पूरी सोसाइटी अवेयर हो एंड जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसी को हमें वोट देनी चाहिए। तो यही एक सॉल्यूशन है हमारे पास कास्टिज्म को, रिलीजन को और जेंडर इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए। सो विद दिस वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर। इसमें हमने जेंडर इनइक्वालिटी पढ़ा, कम्युनलिज्म पढ़ा, कास्ट इनइक्वालिटी पढ़ा और उनके सॉल्यूशंस भी पढ़े, वो कैसे कम हो सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। एंड इस चैप्टर के नोट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर डाल दिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and please subscribe my channel and press bell icon.